सुधा के साथ मेरी बहुत ही अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। वो मेरी प्यारी सहेली थी। उसका घर हमारे घर से कुछ कदम की दूरी पर था, इसलिए मिलने में आसानी थी। उसकी माँ को हम कोमल आंटी कहा करते थे। वो वाकई बहुत कोमल स्वभाव की थीं। मुझसे बेटी जैसा प्यार करती थीं। मैं भी उनका आदर माँ समझकर करती थी। क्योंकि मेरी माँ बचपन में ही मर चुकी थी, मैं उनके प्यार में ममता की मिठास ढूंढा करती थी। तभी इस घर से मुझे दिली लगाव था। सुधा एक अच्छी लड़की थी। हमारे कस्बे में सिर्फ एक ही कॉलेज था, वो भी बॉयज़ कॉलेज था। बाद में लड़कियों को भी एडमिशन की परमिशन मिल गई, क्योंकि हमारा कस्बा छोटा सा था और यहाँ अभी तक लड़कियों के लिए अलग कॉलेज नहीं बना हुआ था। सुधा फर्स्ट ईयर में थी और पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसको बड़ी मुश्किल से लड़कों के कॉलेज में एडमिशन लेने की परमिशन मिली थी, वरना गाँव के लोग कहाँ अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा दिलवाने के हक में होते हैं। सभी उसे जला करते थे। उसकी हमजोली की लड़कियां उसे भाग्यशाली कहती, क्योंकि वो खुद हाई स्कूल के बाद कॉलेज जाने की इच्छा लेकर घर बैठ गई थीं, जिनमें उसकी अपनी बड़ी बहन विभा भी शामिल थी, जो सिर्फ स्कूल कर सकी थी, हाई स्कूल कर सकी थी। आगे पढ़ने की परमिशन न मिली। उसकी मंगनी हो चुकी थी और जल्दी शादी होने वाली थी। बहुत सुंदर थी, तभी आनन फानन रिश्ता और अब कुछ दिनों बाद शादी थी। तैयारियां जोरों से जारी थीं। सुधा भी बहन की शादी के सिलसिले में काफ़ी व्यस्त थी। 2 दिन रह गए तो वो हमारे घर शादी का कार्ड देने आई। कोमल आंटी साथ आई थी। कहने लगी, हम तुम्हें लेने आए हैं। मेरी माँ सौतेली थी। उनसे पूछा गया कि हम पायल को ले जाएं, क्योंकि ये शादी के कामों में हाथ बटाएगी। माँ ने मना नहीं किया। यूं मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर उनके घर चली गई। कभी कभी मामूली सी बात किसी बड़े हादसे का कारण बन जाती है और जिंदगी की काया पलट जाती है। उस दिन काफ़ी मेहमान आए हुए थे, क्योंकि शाम को बारात आने वाली थी। हम सब काम में व्यस्त थे, सर खुजाने की फुर्सत ना थी। अगले दिन तय समय पर बारात आ गई और हम लड़कियां बारातियों को देखने छत पर पहुंच गई। मेरी बारात में आए एक लड़के पर नज़र ठहर गई। वो हैंडसम नौजवान था। उसका नाम केतन था। वो दूल्हे के दोस्त का भाई था। मेरी नज़रें बार बार उसकी तरफ उठती थीं। उसने भी इस बात को महसूस कर लिया और अब थोड़ी थोड़ी देर बाद उसकी नज़रें भी मुझे ढूंढने लगीं। ऐसा अक्सर शादियों में होता है कि आपके दिल के कोरे कागज़ पर किसी की तस्वीर अचानक छप जाती है। घर आई तो दिल अजीब एहसास से भरा था। बार बार रह रहकर केतन की सूरत सामने आ जाती। उसका ख्याल आता रहता था। सोचती थी कि काश एक बार और कहीं उसे देख पाऊं। भगवान ने प्रार्थना सुन ली। कॉलेज आई तो वो नज़र आ गया। वो इसी कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन कभी मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। अचानक देखा तो दिल खुशी से धड़कना ही भूल गया। वो मुझे देख चुका था और अब मेरी तरफ ही आ रहा था। आप यहाँ? उसने सवाल किया। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और आप? मैं यहाँ इंटर में पढ़ता हूँ। आप यहाँ? कभी यहाँ देखा नहीं, बस इत्तेफाक है। देखा होगा कभी तो ध्यान नहीं दिया होगा। चलिए, अब तो नहीं भूलेंगी। एकदम ही उसके मुंह से निकला तो मेरे होठों पे भी मुस्कुराहट आ गई। उस दिन के बाद हम दोनों रोज मिलने लगे। फ्री पीरियड होता तो मैं और केतन कैंटीन में इकट्ठे कुछ खाते पीते और बातें करते। समय गुजरने के साथ साथ हमारी दोस्ती पक्की होती गई। वक्त कैसे तेजी से गुजरता चला जाता है, पता ही नहीं चलता। मैं सेकेंड ईयर और वो थर्ड ईयर में पहुंच गया। हमारी जुदाई में 1 साल से भी कम समय रह गया था, क्योंकि केतन के कॉलेज छोड़ते ही ये दिन शुरू हो जाने थे। जुदाई के मौसम आने से पहले हमको कुछ ऐसा कदम उठाना था कि हम एक हो जाएं, लेकिन इसके लिए घर वालों की परमिशन ज़रूरी थी। मेरी तो माँ भी सौतेली थी। घर वालों को अपनी पसंद बताना जैसे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेने के बराबर था। होता यह कि माँ पापा मेरा कॉलेज जाना बंद करा देते। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट ना कर पाती। तभी फूक फूक कर कदम रख रही थी कि कहीं ऐसा न हो कि लेने के देने पड़ जाएं। मेरी यही इच्छा थी कि केतन मेरा जीवन साथी बने। उसका भी यही अरमान था। बल्कि वो तो यहाँ तक कहा करता था कि अगर तुमसे शादी न हो सकी तो विश्वास करो मैं जहर खाकर मर जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी जुदाई का दर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कॉलेज से आकर सबसे पहले उसे फ़ोन करती, फिर कपड़े बदलती और खाना खाती थी। रात को भी हम घंटों फ़ोन पर बातें करते रहते। हमारा दिल बातें करने से कहाँ भरता था। इन दिनों जबकि मेरे सेकेंड ईयर के पेपर हो रहे थे, माँ के एक रिश्तेदार दूसरे गांव से आए। मुझे देखा तो अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया और रिश्ते की बात की। पापा ने हाँ कर दी और मंगनी की तारीख भी दे दी। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं बहुत परेशान हुई। नाश्ता भी ना किया और कॉलेज आते ही केतन को ढूंढने लगी ताकि अपनी परेशानी बता दूं। 2 पीरियड मुश्किल से पढ़े, तीसरा पीरियड खाली था, उसका भी खाली होता था। इसलिए हम कैंटीन में आ गए। मेरे चेहरे पर नज़र पड़ते ही पहला सवाल उसने यही किया कि पायल क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? बात मेरे मुंह से नहीं निकल रही थी। बड़ी मुश्किल से बताया कि अगले महीने मेरी मंगनी होने वाली है। पापा ने रिश्ता तय कर दिया है। तुम कुछ करो। वो भी परेशान हो गया। कहने लगा, अगर तुम कहती हो तो मैं अपने माँ बाप को तुम्हारे घर भेज देता हूँ।
वो रिश्ता मांगने आ जाएंगे। जैसे भी हो मैं उन्हें राज़ी कर लूँगा। मुझे विश्वास है कि वो नाउम्मीद वापस लौटेंगे। पापा किसी तरह नहीं मानेंगे। उन्होंने अपने जिस रिश्तेदार को ज़बान दे दी है वो मेरी सौतेली माँ के रिश्ते के भाई के साथ साथ पापा के बचपन के दोस्त भी हैं, इसलिए पापा नहीं मानेंगे। माँ सगी होती तो शायद मेरी फीलिंग्स का एहसास करके पापा से ये बात मनवा लेती, लेकिन वो भी मेरा साथ नहीं देंगी। तो फिर तुम ही बताओ कि आगे क्या करना है। तुम क्या सोचती हो, उसने पूछा। अगर तुम माँ बाप की पसंद को एक्सेप्ट करती हो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे रास्ते से हट जाता हूँ, फिर कभी मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। मैं मर तो जाऊँगी लेकिन तुम्हारे सिवा किसी और की दुल्हन बनना स्वीकार नहीं करूँगी, मैंने रोते हुए उससे कहा। फिर तो एक ही रास्ता है कि हम किसी बड़े शहर जाकर कोर्ट मैरिज कर लें और तुम अपना घर छोड़ दो। अगर ऐसा कर सकती हो तो मैं ज़िंदगी के आखिरी सांसों तक तुम्हारा साथ निभाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम जब कहोगे मैं घर छोड़कर तुम्हारे साथ निकल चलूँगी, लेकिन जल्द ऐसा करना होगा क्योंकि मंगनी से पहले ही मैं तुम्हारी हो जाना चाहती हूँ और किसी और के नाम की अंगूठी अपनी उंगली में नहीं पहनना चाहती। अच्छी तरह सोच लो क्योंकि मुझे तुम जब भी कहोगी तुम्हें लेने आज आ जाऊँगा। मेरा घर छोड़ने का मसला इतना गंभीर नहीं है जितना कि तुम्हारा है। सोच लिया है किसी के साथ सिसक सिसक कर जीने से बेहतर है कि तुम्हारे साथ खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारूं। ये मेरा हक है क्योंकि मेरी सांसें, मेरा जिस्म, मेरी ज़िंदगी मेरी अपनी है। तो क्यों मैं अपनी आत्मा को किसी और को दूं, वो भी सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए। और फिर अब हमने कोर्ट मैरिज का प्रोग्राम बना लिया। दिन और टाइम फिक्स हो गया। उसने कहा कि रात के 1 बजे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम्हारे घर के पीछे गली में आ जाऊँगा। जब रात के 10-11 बज गए मैं बहुत परेशान हो गई। सोच रही थी कि घर वाले सब सो जाएं तो मैं कपड़े बदलूं और बैग में थोड़ा सा सामान ज़रूरत का और कुछ जोड़े कपड़े रख लूं। 12 बजे तक सभी सो गए। तब मैंने नहाकर कपड़े बदले, बाल सुखाए और फिर बैग तैयार किया। बहुत धीरे धीरे सारे काम किए कि आवाज़ ना हो, ना किसी की आँख खुले। तय समय से 5 मिनट पहले बैग उठाकर मैं घर से निकल आई। दरवाजे की कुंडी भी नहीं लगाई कि आवाज़ ना हो जाए। घर का पिछला दरवाज़ा जो पीछे गली की तरफ खुलता था उसे खुला ऐसे ही छोड़ दिया था। कुछ कदम आगे आई तो केतन एक खाली घर की दीवार के साथ लगा खड़ा था। उसे देखकर मेरी जान में जान आ गई और वो मुझे देखते ही तेज़ी से मेरी तरफ आया और मेरा बैग हाथ में ले लिया। और थोड़ा सा चलने के बाद हम गली के नुक्कड़ पर पहुँचे जहाँ उसने गाड़ी खड़ी कर रखी थी। शुक्र है कि किसी ने देखा नहीं और हम सावधानी से मोहल्ले से निकलकर बड़ी सड़क पर आ गए। अब हमारा रास्ता आगरा की तरफ था। रात भर सफ़र के बाद सुबह 10 बजे के करीब हम अब आगरा पहुंच गए। काफ़ी थकन हो रही थी, इसलिए केतन ने गाड़ी एक होटल पर खड़ी कर दी और हमने होटल में कमरा किराए पर ले लिया ताकि कुछ आराम कर लें। केतन ने अपना आईडी कार्ड जमा करा दिया था। हमें होटल में किराए का कमरा मिल गया। हम थके हुए और कुछ डरे हुए भी थे। यहाँ पर सुकून का माहौल मिला तो बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। 3 बजे तक सोते रहे। दोपहर को नहा धोकर खाना मंगवाया। खाना खाकर केतन लेट गए तो मैंने सवाल किया कि घर से तो आ गए हैं, अब बताओ आगे क्या करना है। उसने कहा कि थोड़ी देर सोचने दो कि क्या करना है। मैंने कहा पहले शादी का इंतज़ाम किया जाए ताकि हमारा रिश्ता पवित्र रहे। वही तो सोच रहा हूँ। यहाँ आगरा के कोर्ट में मेरा एक दोस्त वकालत करता है, उसके पास जाता हूँ, उससे बात करके फिर तुम्हें आकर कोर्ट ले जाऊँगा और शादी होगी। गवाहों का इंतज़ाम भी शायद वही कर देगा, लेकिन इससे पहले हमें रहने का सोचना है। शादी के बाद कहाँ जाएंगे, उम्र भर तो इस होटल में नहीं रह सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता रह सकेंगे। कोई मकान किराए पर ढूंढना होगा। अभी 3rd ईयर के पेपर्स भी देने हैं। मैंने कहा ये सारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन माँ बाप को जब पता चलेगा कि हम निकल आए हैं वो हमको ढूंढेंगे, उसका क्या होगा। इस सवाल पर केतन ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ये ज़्यादा सीरियस मामला है, मुझ पर पुलिस केस भी बन सकता है और वो किडनैपिंग की रिपोर्ट भी दर्ज करा सकते हैं। मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया है। ज़रूर उन्हें पुलिस गिरफ्तार करेगी और बहुत कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। ये बातें हम डिस्कस कर रहे थे और परेशान हो रहे थे कि घर से पैर निकालते समय तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था और अब ये बातें सोच रहे थे। उस समय आग पर प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। केतन ने कहा कि मैं अभिषेक लॉयर के पास जाता हूँ और कोर्ट मैरिज की बात करता हूँ। देखो वो क्या टाइम देता है, फिर तुम्हें ले चलूँगा। तुम होटल के कमरे को अंदर से लॉक कर लेना। जब तक मैं ना आऊँ दरवाज़ा बजे भी तो मत खोलना। मैं मैनेजर को बता दूंगा और 2-3 घंटे तक आ जाऊंगा, घबराना नहीं। ये कहकर वो चला गया और मैं उसका इंतज़ार करने लगी। कमरे में टीवी रखा था, उसे ऑन किया, दिल बहलाने लगी। शाम को केतन लौट आया, बताया कि अभिषेक मिल गया है, कल पेपर्स टाइप होंगे और गवाहों का इंतज़ाम होगा, फिर तुम्हें ले जाऊंगा क्योंकि कोर्ट में मेरा बयान भी दर्ज किया जाएगा। अगले दिन वो सुबह ही चला गया और फिर सुबह से शाम हो गई, केतन नहीं आया।
मेरा दिल घबरा रहा था, बार बार घड़ी देख रही थी, लेकिन समय जैसे रुक गया था। टीवी ऑन की तो एक दिल दहलाने वाली न्यूज़ सुनी कि कोर्ट की बिल्डिंग के पास ही किसी ने धमाका किया था। वहां बमबारी हुई थी। वहां बहुत से पुलिस वाले और राहगीर मर गए और बहुत से जख्मी हुए थे। ये खबर सुनते ही दिल रुक गया, क्योंकि केतन भी तो उधर ही गया हुआ था। शाम से रात हो गई, वो नहीं आया। भगवान जानता है कि वो रात कैसे गुजरी। पल भर के लिए भी आंख न लगी। रात भर केतन के ठीक होने की प्रार्थना करती रही। रात का खाना भी ना खाया। वेटर ने एक बार दरवाज़ा नॉक किया, मगर मैंने ना खोला और ना ही जवाब दिया तो वो लौट गया। सुबह हुई और केतन नहीं आया तो मैं समझ गई कि कुछ तो हो चुका है। दोपहर को मैनेजर ने फ़ोन किया तो डरते डरते मैंने रिसीवर उठाया। उसने बताया कि केतन साहब बहुत ज़ख्मी थे, बमबारी में उनकी टांगें उड़ गई थीं। अस्पताल में उन्हें होश नहीं आ सका और वो चल बसे, और उनकी जेब से हमारे होटल का कार्ड मिला तो अस्पताल वालों ने फ़ोन किया है। आप उनके घर वालों का पता बता दीजिए। मैंने केतन के पापा का नंबर लिखवा दिया और मैनेजर से कहा कि उन्हें मेरा मत बताइएगा, क्योंकि हम घर वालों से चोरी छुपे निकले थे और वो कोर्ट मैरिज के सिलसिले में अपने एक वकील दोस्त से मिलने गए थे, मगर बदनसीबी से उस हादसे की लपेट में आ गए। ऐसा कहते हुए मैं रो रही थी। तब मैनेजर ने कहा कि घबराओ नहीं, मुझे अपना भाई समझो और जहाँ कहो मैं तुम्हें पहचानने का इंतजाम कर देता हूँ। हाँ, मगर सामान आप साथ नहीं ले जा सकती। यह हमें केतन साहब के माँ बाप के हवाले करना होगा। मैंने कहा कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में सोचकर बताती हूँ। मैनेजर पर मुझे विश्वास ना था। ज़रूर वो मुझे पुलिस के हवाले करना चाहता था। वो सिर्फ मुझे तसल्ली दे रहा था। तभी मैंने अपनी समझ से चालाकी से काम लिया। वेटर को बुलाकर 1000 रुपये दिए और कहा कि तुम मेरे भाई हो, किसी तरह मुझे यहाँ से निकालो, लेकिन इस तरह कि मैनेजर को पता ना चले। वेटर ने कहा कि 1000 नहीं, अगर 2000 दो तो मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे निकालूंगा कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, वरना पुलिस अभी यहाँ पहुँच जाएगी। ये खतरे का काम है, मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। उस समय मैं बहुत घबराई हुई थी, घर वालों से डरी हुई थी, इसलिए कुछ न सूझा। ऊपर से पुलिस का डर था कि मैनेजर ज़रूर कोई ऐसी कार्रवाई करने में लगा है कि कुछ पलों बाद मैं गिरफ्तार हो जाऊंगी। हालांकि बम धमाके में मरना केतन के लिए तो एक हादसाती मौत थी, मगर मेरा उसके साथ घर से भाग आना जुर्म ही समझा जाता। बस मैंने 2000 वेटर को दी और उसने मुझे होटल से बाहर जाने का दूसरा रास्ता दिखा दिया। जब मैं पहली सीढ़ी से बाहर आई तो किसी ने नहीं देखा, वहाँ टैक्सी खड़ी थी। वेटर ने मुझे उसमें बैठ जाने का इशारा करके कहा कि ये तुम्हें मेरे घर ले जाएगी, वहाँ जाकर आराम से बैठ जाना और मैं ड्यूटी ख़त्म करके आ जाऊँगा, फिर तुम जहाँ कहोगी तुम्हें छोड़ दूँगा। केतन का सामान मैंने होटल में रहने दिया था, सिर्फ अपना बैग जिसमें मेरे कपड़े, पैसे और कुछ गहने थे साथ लिया। टैक्सी ड्राइवर ने मुझे वेटर के घर के दरवाजे पर उतारा। शायद वह उसे जानता था। वेटर का नाम अशोक था और ये ठीक आदमी नहीं था। होटल में जो मर्द अय्याशी के लिए आकर ठहरते थे, ये उन्हें लड़कियां सप्लाई करता था, इसलिए उसका कांटेक्ट वेश्याओं से भी रहता था। अशोक रात को आ गया। उसके घर में कोई औरत नहीं थी, अकेला ही रहता था। आते ही उसने एक औरत को फ़ोन किया। थोड़ी देर में वो औरत आई। दोनों ने कुछ देर तक एक दूसरे कमरे में बातचीत की। फिर अशोक बोला, पायल जी, ये मेरी मौसी हैं, पास ही रहती हैं, तुम इनके घर चली जाओ, क्योंकि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, इसलिए तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। चाहो तो अपना सामान रहने दो या तो साथ ले जाओ। मौसी ने कहा कि इनका सामान यहीं रहने दो, कल मैं मंगवा लूँगी। अभी रात हो रही है और हम दोनों औरतें टैक्सी में जाएंगे। सामान ले जाना ठीक नहीं है। हो सकता है इन बैग में गहने वगैरह या कोई कीमती सामान भी हो। मैं केतन की मौत के सदमे में थी। ऊपर से मौसी की हमदर्दी वाली बातें और बार बार गले लगा कर कहती थी, मत रो मेरी बच्ची, रोना नहीं, मुझे माँ समझो, जैसा कहोगे वैसा ही होगा, भरोसा रखो, कल तक तुझे तेरे घर पहुँचा दूंगी। इस शातिर औरत ने मेरा सामान अशोक के हवाले किया और मुझे टैक्सी में बिठाकर उस जगह ले आई जिसको देह बाजार कहा जाता है। मैं जब यहाँ आई और माहौल का अंदाजा हुआ तो हक्का बक्का रह गई। केतन के मरने का दुख भी भूल गई। सामने अपनी इज्जत की मौत नजर आ रही थी। इस जगह आने से तो मर जाना क्या बुरा था। काश मैं केतन के साथ ही बम धमाके में मर जाती। मैं थर थर काँप रही थी, हाथ पैर फूले हुए थे। औरत के कोठे पर लोग आ रहे थे। मेरी आंखें हैरत से फटने लगी कि इनमें एक पुलिस ऑफिसर के साथ मेरी जान पहचान का लड़का करण भी था। करण को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि मैं रोऊं या हंसूं। मैं हिम्मत करके पर्दा हटाकर उसकी तरफ दौड़ी और उसके पास जाकर रोने लगी। वो भी मुझे देखकर हैरान परेशान हो गया था। तो मैंने कहा, करण, मैं रास्ता भूल गई थी और ये लोग धोखे से यहाँ ले आए हैं। भगवान के लिए मुझे यहाँ से ले चलो। कब लाए थे ये तुम्हें? अभी थोड़ी देर पहले, मैंने जवाब दिया। अच्छा, चिंता ना करो। उसने अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त से कुछ कहा और उसने उस कोठे की मालकिन को आड़े हाथों लिया।
मैंने देखा वो औरत डर गई। उसने हाथ बांधे और फिर करण से कहा कि बेशक इसे ले जाओ, क्योंकि अभी मैंने इसके पैसे नहीं दिए। असल मुजरिम तो होटल का वेटर अशोक है, इसका सामान भी उसी के पास है, वही इसे बेचने आया था। करण मेरी सौतेली माँ का भांजा था। वो मुझे साथ ले आया और अपने दोस्त पुलिस वाले से कहा कि मेरी मौसी की बेटी है, इसलिए ये बात बाहर निकलनी नहीं चाहिए, वरना खानदान की बदनामी होगी। गलती से ये इन बदमाशों के हाथ चढ़ गई है। शुक्र है हम यहाँ पर समय पर आ गए। बहरहाल मैं सुबह ही इसे घर ले जाऊंगा। तुम अशोक से इसका बैग बरामद कराओ, जिसमें इसका आईडी कार्ड, गहने और नगद रकम है। वो रात मैंने करण के साथ बिताई। मेरा दिल केतन के लिए दुख से भरा हुआ था, मगर मैंने करण पर यह जाहिर न होने दिया कि मुझे केतन का दुख है और मैं उसके लिए रो रही हूँ। पाप केतन ने मेरे साथ नहीं किया, क्योंकि वो शादी के बाद जायज़ रिश्ते से मिलना चाहता था ताकि भगवान हमसे खुश हो, मगर मौत ने उसे टाइम न दिया। भगवान ने उसे पाप से बचा लिया। वो एक सच्चा इंसान था, मगर करण में खुद पर काबू पाने का हौसला न था। इसलिए मुझे उस बाजार की गंदगी बनने से तो बचा लिया था, मगर खुद अपनी फीलिंग्स पर काबू न रख सका। जब मैं बहुत रोई तो वो शर्मिंदा हुआ और उसने मुझसे वादा किया कि वो मुझसे शादी करेगा और माफ़ी भी मांगी। मगर अब क्या फ़ायदा था, इज्जत लूट जाने के बाद कोई माफ़ी मांगे तो भी आंचल तार तार ही रहता है। अगले दिन करण मुझे घर ले आया और मेरे माँ बाप को समझाया कि इसे कुछ मत कहना, जो गलती हुई इसे माफ़ कर दीजिए और शुक्र कीजिए कि इसकी इज्जत उस बाजार में नीलाम होने से बच गई। उस दिन अगर मैं अपने उस पुलिस ऑफिसर के साथ वहां ना जाता तो न जाने इस पर क्या क्या गुजर जाती। भगवान का करम हुआ कि मेरा वहां जाना आपकी इज्जत की सुरक्षा का कारण बन गया। और शायद केतन की मौत भी इसी तरह लिखी थी कि वो भयानक हादसे में इस तरह दुनिया से चला गया। ये सच्चाई तो खैर सबको पता चल चुकी थी कि मैं केतन के साथ भागी थी, मगर मौत उसे ले जा चुकी थी, इसलिए कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। पर माँ पापा चुप हो गए, मुझसे नाराज़ बहुत थे और बात भी नहीं करते थे, मगर मारपीट से काम नहीं लिया कि इसमें उनकी ही बदनामी थी। फिर करण ने पापा को यकीन दिलाया कि चिंता ना मत करें, मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। अब कोई इससे बुरा व्यवहार ना करे और ना घर से भागने का ताना दे। करण हर दूसरे तीसरे दिन मुझे फ़ोन करता था और मेरी खैरियत लेता था। कभी कभी मैं भी फ़ोन करती कि मेरी अंधेरी ज़िंदगी की अब वो एक ही आखिरी आशा की किरण थी। एक दिन उसका फ़ोन ना आया और मैंने भी फ़ोन नहीं किया, तो अगले दिन उसने फ़ोन करके कहा कि पायल, रात को तुमने भी फ़ोन नहीं किया, क्यों? मैं इंतज़ार करता रहा। मेहमान आए हुए थे, जिसकी वजह से मैंने फ़ोन करना ठीक नहीं समझा। मैंने बहाना बनाया, तुम्हें पता है जिस रात मैं तुमसे बात नहीं करता वो रात काली रात बनकर गुजरने का नाम नहीं लेती, और तुम वो की बात ही नहीं समझती। मैं समझती हूँ, मगर मजबूरी है। अच्छा, मैं तुम्हारे गाँव आ रहा हूँ सिर्फ तुम्हें देखने, छुप न जाना, सामने ज़रूर आना। अच्छा कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। दिल घबराने लगा। बेशक करण को मुझसे प्यार हो गया था, मगर मैं जानती थी कि उसकी मंगनी हो चुकी है और मुझसे शादी करने के लिए उसे इस रिश्ते से विद्रोह करना पड़ेगा, जो मेरी माँ को किसी तरह गवारा न था। करण घर आता तो भी माँ के सामने हम बात न करते कि माँ अपने भांजे का मुझसे घुलना मिलना सख्त नापसंद करती थी। करण ने मुझसे कहा कि सिर्फ तुमसे मिलने आ रहा हूँ। वो यहाँ अपने घर वालों से मिलने आ रहा था, फिर उसे मुझसे मिलने आना था, मगर घर पर बात नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने यहाँ आकर फ़ोन किया कि तुम प्रीति के घर आ जाओ, वहाँ बात कर लेते हैं। प्रीति उसके चाचा की बेटी थी और उनका घर पास में ही था। मजबूरन मैंने माँ से कहा कि प्रीति बीमार है, क्या मैं उसे देखने चली जाऊँ? वो बोली, बिल्कुल नहीं, शाम होने वाली है, ये कौन सा समय है प्रीति के घर जाने का? तुम्हारे पापा नाराज़ होंगे। मेरी बहन ने तरफदारी की। माँ जाने दो भाई, छोड़ आएगा। बिल्कुल नहीं, आजकल जवान लड़की को भेजने का ज़माना नहीं, लोग पहले ही क्या कम बातें बनाते हैं। इतने में प्रीति के घर से उसका छोटा भाई आ गया कि प्रीति दीदी को अस्पताल ले जा रहे हैं। तब माँ का दिल पसीजा। बोली, तुम लोग घर पर रहो, मैं खुद जाती हूँ वहाँ। और वो उसी समय प्रीति के घर चली गई। उनके जाने की देर थी कि करण आ गया। दरअसल उसी ने प्रीति के भाई को भेजा था। माँ घर पर ना थी, अब हम बात कर सकते थे। तब उसने कहा कि पायल, तुम माँ को तैयार कर लो, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरी माँ निधि के अलावा किसी को बहू नहीं बनाएंगी। वो जिद की पक्की है, ये नामुमकिन है। तुम्हारी मौसी मेरी सगी माँ नहीं है, तुम जानते तो हो। तुम उन्हें राजी कर सकते हो तो कोशिश करके देख लो, लेकिन मैं उनके सामने मुंह नहीं खोल सकती। अच्छा बताओ, अगर हमारी शादी पर कोई तैयार ना हो तो क्या तुम मुझसे कोर्ट मैरिज कर लोगी? उसकी बात सुनकर मुझे पसीना आ गया। क्या कह रहे हो करण? एक बार पहले भी मैं इस रास्ते से गुजर चुकी हूँ और रास्ता भूल चुकी हूँ। तुम ना मिलते तो तबाही मेरे भाग्य थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं जो तुम्हारे साथ हूँ, तुम खुद अपने और मेरे घर वालों से बात करोगे। करण, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। कोशिश तो करो, उसने कहा। आगे नसीब की बात है,
लेकिन कोशिश करने में बुरा ही क्या है, ये नामुमकिन है। हाँ, अगर तुम मेरे पापा को राजी कर लो तब शायद ये मुमकिन हो जाए। करण ने घर जाकर अपनी माँ से बात की। उसकी माँ ने मेरी माँ से कहा। माँ ने उस समय मुझ पर बहुत गुस्सा उतारना शुरू कर दिया कि क्या तुझे इसी दिन के लिए बड़ा किया था। अब जो तेरी मौसी कह रही थी मुझे तो वो सुनकर शर्म आ रही थी। तू मर क्यों ना गई बेहया, पहले एक के साथ भागी अब दूसरे के साथ दोस्ती कर ली है। करण मेरा खून है, क्या वो थूका हुआ चाटेगा। तुमने डोरे डाले भी तो किस पर, बगैरत तूने हमें ही डस लिया है। हम तो बर्बाद हो गए हैं। अगले दिन मौसी आ गई, बोली मेरा बेटा कह रहा है कि पायल के सिवा किसी से शादी नहीं करेगा, जान दे देगा वो। कैसी बेहया है तुम्हारी लड़की कि मेरा बेटा अपने मुंह से इसका नाम ले रहा है। मैं रोने लगी। माँ, इनकी बातें मत सुनिए, इनका बेटा खुद मेरे पास आया था, मैं नहीं गई थी इनके बेटे के पास। बकवास बंद कर बेहया, कुछ शर्म कर। लड़के ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करते जो घर से भाग चुकी हों। उसने तुमसे शादी कर भी ले तो कुछ दिन बाद छोड़ देगा। वो हमारा खून है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। माँ ने मुझे इतनी बातें सुनाई कि मैं खून के आंसू रोने लगी। आखिरकार कमरे में बंद हुई, तभी फोन की घंटी बजी। करण का फोन था। उसने कहा सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलेगा, हमारे बड़े ऐसे नहीं मानने वाले। मैं किसी तरह भी निधि से शादी नहीं करूंगा और तुम अपनी इज्जत मेरे हवाले कर चुकी हो तो बेहतर है कि शादी भी मुझसे कर लो। कैसे करूं, कोई मानता नहीं। रोते हुए मैंने कहा, ऐसे ही जैसे केतन के साथ भागकर शादी करने चली गई थी। मेरे लिए क्या घर की चौखट पार नहीं कर सकती, जबकि मैंने तुम्हारे पास्ट को इशू नहीं बनाया है, तुम्हें इज्जत से घर पहुंचाया है। क्या अभी मेरी मोहब्बत का यकीन नहीं है? हिम्मत करो, निकलो घर से, हम दिल्ली जाकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। वो मुझे उकसाता रहा और मुझे माँ की बातें याद आ रही थीं। तब बिना सोचे समझे मैंने कह दिया कि मैं आ जाऊंगी, जगह बता दो। उसने वक्त और जगह बता दी और कहा कि मैं लेने आ जाऊंगा, घबराना नहीं। मेरे दिल में भी सौतेली माँ के खिलाफ बदले की आग भड़क रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सताया और रुलाया था, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी थीं, बेइज्जती और शर्मिंदा करने में कोई कसर न छोड़ी थी। रात को मैं निकल गई, मेरी अंतरात्मा मुझे कोसती रही। सारा दिन यही सोच रही थी कि मैं जो कर रही हूँ क्या ठीक है। जब गाड़ी दिल्ली के स्टेशन पर रुकी तो मैंने इधर उधर देखा, करण मुझे कहीं दिखाई न दिया। 1 घंटे से मैं स्टेशन पर खड़ी थी, इधर उधर टहलती रही। 2 लड़के काफी देर से मुझे देख रहे थे, मेरे पास आ गए और आंख मारकर बोले हमारे साथ चलोगी। मैं घबरा गई, पसीने पसीने हो गई। तो वो हंसने लगे कि यार वो नहीं आया जिसके लिए भागकर आई है, ऐसा ही लगता है। दूसरे ने कहा तू चलेगी हमारे साथ। उनकी हंसी मेरा पीछा करने लगी। शाम होने वाली थी और लोग अजीब अजीब नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। काफी देर हो चुकी थी। मैंने सोचा शायद अब वो नहीं आएगा, जमाने की तो आदत है धोखा देने की। फिर भी दिल यही कहता था कि नहीं, वो ऐसा नहीं है। अब मैं सोच रही थी कि अगर करण नहीं आया तो मुझे वापस जाना पड़ेगा, मगर मैं किस मुंह से घर वालों का सामना करूंगी, खास तौर पर अपने पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी कि जिन्होंने पहली गलती पर मुझे माफ कर दिया था, हालांकि उनकी इज्जत नीलाम होते होते रह गई थी। ये सोच ही रही थी कि एकदम ही कदमों की आहट हुई। मैंने डरते डरते मुड़कर देखा तो मेरी सांस रुक गई। करण था मगर साथ पापा भी थे। पापा को देखकर जान निकल गई। अब पापा और करण आगे आगे थे और मैं एक जिंदा लाश की तरह उनके पीछे पीछे चल रही थी। आखिर हम एक होटल में आ गए। मुझे वहां छोड़कर पापा और करण चले गए शादी का इंतजाम करने के लिए। अगले दिन मेरी शादी थी। पापा ने खुद मेरी शादी करण से करवाई। वो पंडित भी थे और मुझे उसके हवाले करके खुद घर वापस चले गए। उन्होंने घर जाकर माँ को कुछ न बताया कि क्या हुआ है। जानते थे कि माँ न सिर्फ हंगामा शुरू कर देंगी बल्कि पापा से इस उम्र में तलाक भी मांग लेंगी। मैंने उनके भांजे को बहका दिया था। काफी दिन बाद एक दिन दरवाजा बजा। मैंने खोला, सामने भाई खड़ा था। उसने मुझे धक्का दिया। मैं गिरते गिरते बची। करण ने मुझे संभाल लिया। भाई चिल्ला रहा था कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरी लाश लेकर जाऊंगा। करण ने उसे रोकना चाहा, समझाना चाहा, मगर वो ना रुका। तब करण ने मेरे भाई को बता दिया कि उसका और मेरा संबंध तुम्हारे पापा की मर्जी से हुआ है और वो फोटो उसे दिखा दी जिसमें मेरी और करण की शादी हो रही थी और पापा इस फोटो में मौजूद थे। भाई का गुस्सा थम गया। करण ने कहा ये सब तुम्हारे पापा के प्लान के मुताबिक हुआ है, क्योंकि तुम्हारी माँ किसी तरह न मानती तो ऐसा करना पड़ा। भाई चुपचाप लौट गया, लेकिन फिर कभी मेरे दरवाजे पर नहीं आया। इस हादसे के कुछ समय बाद पापा का देहांत हो गया। माँ को असल हकीकत पता चल चुकी थी। मैं उनका बहुत इंतजार करती हूँ, लेकिन वो नहीं आती। शायद उन्होंने मेरी सूरत ना देखने की कसम खा ली है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए।
तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।